हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर सरोज राठौर। वेलकम है आपका इस चैनल पे फिजियो स्टडी ट्रैक। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हो जाते, डीजनरेट होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके बेसल गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसल गैंग्लिया क्या है? पहले हमें बेसल गैंग्लिया को समझना पड़ेगा कि बेसल गैंग्लिया बेसिकली होता क्या है। बेसल गैंग्लिया एक टर्म है जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके बनता है, और स्पेशली ये कहाँ पे होता है? ये फोर ब्रेन का जो बेस है और मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब ऊपर फोर ब्रेन प्रेजेंट रहता है, नीचे मिड ब्रेन प्रेजेंट रहता है। उनके बीच का जो स्पेस है, जो एक कैविटी होती है, वहाँ पे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? आपका बेसल गैंग्लिया बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या रहता है कि वो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं आपके, जितने भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो क्या करते हैं? डोपामिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब डोपामिन क्या करेगा? डोपामिन आपकी बॉडी में क्या कराता है? मूवमेंट अक्रेंस करवाता है। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, आपके हाथ के है, आपके पाँव के, आपके टंग का है, आपकी बैक का, ये सारे मूवमेंट का इनिशिएशन होना, मतलब कि स्टार्ट हो जाना, वो सब कौन करवाता है? आपका डोपामिन करवाता है। तो यहाँ पे पार्किंसोनिज्म क्या रहता है? एक डिसऑर्डर हो जाता है, मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे डिफिशिएंसी आती है किसकी? डोपामिन की, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट अकर करवाता है। नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज बेसल गैंग्लिया क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करता है? अब बेसल गैंग्लिया इंक्लूड करता है कॉर्डेट न्यूक्लियस को, ग्लोबस पैलिडिस को, पुटामेन को, सबस्टेंशिया नाइग्रा को और सब थैलेमिक न्यूक्लियस को। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपका क्या रहता है? ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन है आपका, ये प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है? ये कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। साइड में सारे हेमिस्फेयर जो होते हैं वो सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है यहाँ पे। ये जो पोर्शन है सारा वो क्या है? आपका मिड ब्रेन, आपका जो मिड ऑफ द ब्रेन का पोर्शन है। अब बेसल गैंग्लिया यहीं पे, यहाँ पे क्या है? कैविटी है, जो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट हमारे क्या रहते हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये पुटामेन हो गया आपका, सबथैलेमिक न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, सबस्टेंशिया नाइग्रा यहाँ पे हो गया है, ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है, और क्या है यहाँ पे? हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें कि कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे आपका। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? मिलके आपको क्या बनाते हैं? बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्या है आपका? कॉर्डेट न्यूक्लियस यहाँ पे ये है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो बेसल गैंग्लिया को बनाते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसका प्रोडक्शन? स्पेशली इसके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा, इसका काम क्या होता है? मेनली डोपामिन का प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, और मूवमेंट वहाँ पे कॉज करवाता है। तो इसके न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पे धीरे धीरे करके वो डीजनरेट होते चले जाते हैं, और मूवमेंट वहाँ पे प्रॉपर हो नहीं पाता, बिकॉज यहाँ पे डिफिशियंसी किसकी आती है? डोपामिन की डिफिशियंसी आती है। तो प्रॉपर मूवमेंट का इनिशिएशन नहीं हो पाता है। दैट लीड्स टू द मूवमेंट डिसऑर्डर नॉन एज पार्किंसोनिज्म डिजीज. So any degeneration of the cell, especially in the substantia nigra, which is a dopamine producing structure, it leads to the difficulty in the motor movements and causing various symptoms with the increasing age. Next क्या है? It is more common in male. Men are more prone to the Parkinson's disease than the females and occurs after the age of 50 years. It is progressive in nature and non-curable. This is the most important point कि ये क्या रहता है? progressive in nature रहता है, क्योंकि ये जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूरॉन्स का डीजनरेशन है, जो डिप्लीशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये क्यूरेबल नहीं है। आप इसको प्रॉपर 100% ठीक नहीं कर सकते। इसका जो स्पीड है प्रोग्रेस होने का, वो आप क्योर कर सकते हो धीरे धीरे करके मेडिकेशंस के थ्रू, और डिफरेंट जो इसका मैनेजमेंट है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके थ्रू। नेक्स्ट है आपका दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज। अब क्या है? डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उसके जो कॉजेस है उसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट वाला आता है दैट इज इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज। इडियोपैथिक मतलब कि अननोन कॉज है। यहाँ पे क्या रहता है? पार्किंसंस डिजीज का हमें कॉज पता नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे करके बॉडी में आफ्टर ये जो 50-60 के बाद में बहुत सारे लोगों को होता चला जाता है। इट कैन बी जेनेटिक और स्पैरोडिक, मतलब कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, पीछे से जो हेरिडेटरी है, पीछे से फैमिली आपकी जो हेरिडेटरी आई है उसके थ्रू भी आपको हो सकता है, और वो बिना उसके भी अननोन कॉज के थ्रू भी हो सकता है। सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म वो होते हैं जिनके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बॉडी में पार्किंसंस डिजीज होता है, और
न्यूरॉन डीजनरेशन रहता है वहाँ पे। फर्स्ट रहता है ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गई या फिर अदर डिजीज़ का जो ड्रग्स है मैक्सिमम अमाउंट में जब हम लोग लेते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे इफेक्ट डालना चालू कर देते और वहाँ पे वो न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, परमानेंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। टॉक्सिन्स एक्सपोजर है, अगर कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग है जो कई सालों से बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए टॉक्सिन्स के बीच में रहता है, वहाँ पे टॉक्सिन्स है, यहाँ पे मैग्नीज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इस तरह की टॉक्सिन गैसेस वगैरह हो गई, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर वो रहता है तो वहाँ पे भी उसका धीरे धीरे करके ब्रेन के अंदर आपका इन्हेलेशन की वजह से, पॉल्यूटेड एयर की वजह से भी क्या रहता है, पार्किंसोनिज्म हो सकता है। एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, इससे भी पार्किंसोनिज्म हो सकता है। एनी ट्रॉमा और इंजरी टू द ब्रेन, ब्रेन में कोई भी आपका जो पास्ट का कोई भी इंजरी है या फिर इन द प्रेजेंट अगर कोई भी ट्रॉमा होता है तो धीरे धीरे करके उसके न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होते चले जाते हैं और दैट लीड्स टू द पार्किंसोनिज्म डिजीज। नेक्स्ट रहता है इटियोलॉजी, मतलब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। हेरिडेटरी हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म में क्या है, हेरिडेटरी मतलब पीछे से आपकी फैमिली में हिस्ट्री है इस तरह का। जेनेटिक्स हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स, किसी भी तरह का कोई भी ब्रेन ट्यूमर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, नियर बाई एरियाज के न्यूरॉन्स को भी डीजनरेट करते चला जाता है। हाइड्रोसेफिलिस, हाइड्रोसेफिलिस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ द CSF इन द ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हाइड्रोसेफिलस वहाँ पे एक्यूमुलेट होना लाइक CSF का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, अगर उसका स्टार्ट होना एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे क्या रहता है, न्यूरॉन्स का काम करना, वहाँ पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना या फिर एक दूसरे के साथ साइनेप्स बनाना, वो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारी बॉडी में क्या जो मूवमेंट्स है उनका स्टार्टिंग इनिशिएशन नहीं हो पाता और कोऑर्डिनेट वहाँ पे नहीं हो पाता। ट्रॉमा हो गया, अब ब्रेन में कोई भी इंजरी हुआ है, कोई हैमरेज हो गया है, कोई अदर एक्सीडेंटल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गया तो उसकी वजह से भी आफ्टर सम टाइम पार्किंसोनिज्म हो सकता है। एंसेफ्लाइटिस है, एंसेफ्लाइटिस में आपका रहता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कोई भी बैक्टीरियल है या फिर वायरल है, इस तरह के कोई भी आपके इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसकी वजह से भी पार्किंसोनिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या है, जो हमारी आर्टरीज है जो ब्रेन को सप्लाई करती है दैट इज सेरेब्रल आर्टरीज होती है, इंटीरियर सेरेब्रल, मिडल और दी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती है। तो अगर वो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करता है, आर्टरीज का स्क्लेरोसिस मतलब कि हार्डनिंग हो जाना, प्रॉपर टाइम से अगर जितने भी ब्रेन के स्ट्रक्चर्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स है, अगर वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो क्या होगा, वहाँ के न्यूरॉन्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, हेल्दी न्यूरॉन्स वहाँ पे नहीं होते हैं तो धीरे धीरे करके वो डिप्लीशन में चले जाते हैं, दैट लीड्स टू दी पार्किंसोनिज्म डिजीज। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। अब पार्किंसोनिज्म में डोपामीन का डिप्लीशन कैसे होता है, कैसे मूवमेंट को वो कॉज करेगा, वो अभी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब कोई भी फॉर एग्जांपल हम लोग का एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, टॉक्सिन्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है या अदर फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या पार्किंसोनिज्म हो रहा है, वो क्या करेगा, इफेक्ट्स दी सारी जितना भी ये कॉजेज है हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, वो किसको इफेक्ट करता है, आपका सबसे पहले इफेक्ट करता है सब्सटेंशिया नाइग्रा को। सब्सटेंशिया नाइग्रा एक वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो डोपामिन का प्रोडक्शन करता है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द बेसल गैंग्लिया। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा में अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे उन सारी टॉक्सिन्स का या ड्रग्स का या फिर अदर फैक्टर्स का, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके उसके न्यूरॉन्स क्या करेंगे, डोपामीन का प्रोडक्शन वहाँ पे कम कर देते हैं, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ स्टेटल डोपामीन। ठीक है, उसके बाद में क्या रहता है आपका, इंक्रीजेज द एसिटाइल कोलिन इफेक्ट्स। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स है हमारे, दैट इज डोपामीन है और एसिटाइल कोलिन है। डोपामीन का काम होता है मूवमेंट्स को इनिशिएट करना और एसिटाइल का काम होता है एक्साइटेटरी, मतलब मूवमेंट्स को आपका क्या करना है, उस मूवमेंट्स को लाइक इनहिबिट करके रखना है। एक्साइटेटरी मूवमेंट्स जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स जो होते हैं आपके, डोपामीन का काम होता है इनहिबिटरी, जो इनहिबिट करेगा एक्सेस मूवमेंट को, वो कंट्रोल करके रखता है। और एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, आपका एक्साइटेटरी इफेक्ट्स रहेगा उसके अंदर, तो उसमें क्या रहेगा, आपका जो है मूवमेंट्स है वो इनकोऑर्डिनेट हो जाएंगे, या तो उनका स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगा या फिर वो एकदम से इनिशिएट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे डोपामीन और एसिटाइल कोलिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनकोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस वहाँ पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग द वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर डोपामीन और एसिटाइल कोलिन दोनों ही वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या रहता है, डिफिकल्टी इन द इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग द वॉलेंट्री मूवमेंट्स।
फिर नेक्स्ट रहता है इसके सिम्टम्स क्या क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, इन अर्ली स्टेज में क्या रहेगा। जैसे जैसे न्यूरॉन्स धीरे धीरे करके डीजनरेट होते चले जाते हैं तो स्टार्टिंग में ये डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसंस डिजीज, बट उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे अर्ली स्टेज में क्या रहता है, इनएक्टिवनेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहेगा, इरिटेबिलिटी रहती है उसको, ट्रिमर्स थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं उसके ट्रिमर्स, मतलब शैकिंग हो, हैंड्स कोई भी एक्टिविटी करेगा या रेस्ट पे क्या रहेगा, शैकिंग, उनके हैंड शेक करना स्टार्ट हो जाएंगे, शेकिंग, लेक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, फॉरवर्ड उसका जो पोस्चर है वहाँ पे वो धीरे धीरे करके फॉरवर्ड लिम्पिंग में आ जाएगा, और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी रहेगी, मतलब वो वहाँ पे अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, फॉल, फ्रीक्वेंट फॉल्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं वहाँ पे। ये अर्ली स्टेज के सिम्टम्स है। नेक्स्ट आपका रहता है लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में क्या है, जो पार्किंसोनिज्म के जो 4 आपके सिम्टम्स जो रहते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिमर्स हो गया, ब्रेडिकानिसिया हो गया, आपका पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो गया, और रिजिडिटी हो गया। ट्रिमर्स क्या है, ट्रिमर्स एक शेकिंग यूजुअली बिगेन्स इन द लिम्स, मतलब ट्रिमर्स का मतलब हो कि अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते चले जाते हैं स्पेशली आपके हैंड्स एंड फीट्स के अंदर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, आपका पार्किंसंस डिजीज का। नेक्स्ट आता है ब्रेडिकानिसिया। ब्रेडिकानिसिया क्या, ब्रेडी मतलब कि स्लो, कानिसिया मतलब की वेलोसिटी, मूवमेंट्स की जो स्पीड होती है काम करने की, जो इनिशिएट करने की, वो वहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और वहाँ पे क्या हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स बिकम वेरी शॉर्टर। अब क्या है, ऑब्वियसली स्पीड कम हो गया तो आपके चढ़ने का जो आपका जो स्टेप का जो मूवमेंट रहेगा वो भी क्या हो जाता है, बहुत शॉर्टर हो जाता है, और वहाँ पे पेशेंट क्या करता है, धीरे धीरे सफलिंग गेट के साथ में चलता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका लेटर स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स की मसल स्टिफनेस इज द मोस्ट कॉमन इन पार्किंसंस डिजीज एंड लिमिट्स द जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन, वेरी पेनफुल। रिजिडिटी का मतलब होता है कि आपकी जो मसल्स है, जो जॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या रहता है, आपका मूवमेंट, जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट्स का, या फिर कोई भी एक्टिविटी में आप अपना हाथ ऊपर कर रहे हो, या फिर पाँव को उठा रहे हो, या फिर बैठ रहे हो, या खड़े हो रहे हो, ये सारे मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होते हैं, वो वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट होते चले जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट रहता है इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस। अब यहाँ पे क्या रहता है, अगर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई, जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हो गया, तो ऑब्वियसली आपका जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वहाँ पे। तो ये जो ब्रेडिकानिसिया है, रिजिडिटी और ट्रिमर्स है, ये तीनों जो आपके सिम्टम्स है वो क्या लीड करते हैं, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और दी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स इज़ वेरी स्लो एंड नॉट अंडर कंट्रोल, वॉकिंग विद स्टूप पोस्चर विद शॉर्ट स्टेप इज़ वेरी कॉमन। मतलब आप पार्किंसंस के पेशेंट को अगर आप देखते हैं, द पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज, आप उसका पोस्चर देखकर ही बता सकते हैं द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पीडी। वहाँ पे बिकॉज क्या रहेगा, फॉरवर्ड आगे, उसकी गर्दन आगे रहेगी, उसका नेक फॉरवर्ड लिम्पिंग में रहेगा, एल्बोज एंड नीज क्या फ्लेक्स रहेंगे, उसका बहुत शॉर्ट स्टेपिंग गेट होगा वहाँ पे, तो यू कैन ईजिली डायग्नोज देम। यहाँ पे आप देखिए क्या है, आपका स्टूप्ड पोस्चर है, आगे की साइड फॉरवर्ड है, मास्क्ड फेस रहेगा, फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, उसको हम लोग एक्सप्रेशन लेस फेस भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड ट्रंक है आपका, और ये जो हैंड ट्रिमर्स रहेंगे, बैक रिजिडिटी रहता है, ट्रिमर्स इन द लेग्स, और स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नीज, और शफलिंग एंड शॉर्ट स्टेपिंग गेट्स। नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज लॉस ऑफ, कुछ अदर सिम्टम्स है, दैट इज लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स। अब यहाँ पे जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे स्विंगिंग ऑफ आर्म्स हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, और रिफ्लेक्सिस हो गया है, हमारी टंग का मूवमेंट है, हमारे लिप्स का मूवमेंट है, ठीक है, कोई भी सडन जो लाइक मूवमेंट होता है, कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे करके बहुत ही स्लो हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि इन सारे मूवमेंट्स को जो अकरेंस होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स जो वहाँ पे मूवमेंट कॉज करवाते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लीट होते चले जाते हैं, उनका क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ जाता है, और क्वांटिटी वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, और क्वालिटी भी वहाँ का उसका धीरे धीरे करके डिक्रीज होता चला जाता है। कॉग्निटिव एंड बिहेवियर चेंजेस यहाँ पे क्या रहता है, उसके साथ साथ में जैसे पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ साथ में कुछ अदर सिम्टम्स भी आना चालू हो जाते हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर्स हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, कन्फ्यूजन हो गया है, राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई भी चीज़ को ग्रैप्स करना है उसको में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, फीडिंग में आपका खाने पीने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आना चालू हो जाता है, स्पीच एंड विजन प्रॉब्लम्स हो जाएगा, बिकॉज स्पीच का प्रोडक्शन भी आपके टंग के थ्रू होता है। टंग क्या एक मसल है, उसका भी मूवमेंट होता है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पर ये सारे सिम्टम्स
पार्किंसंस डिजीज़ में यहाँ पे धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर आते चले जाते हैं। नेक्स्ट आता रहता है दैट इज़ माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में क्या होता है, माइक्रो मीन्स कम, ग्राफिया मीन्स की राइटिंग स्किल जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल होती चली जाती है वहाँ पे। तो ये सारे पार्किंसोनिज्म के क्या रहते हैं, आपके सारे सिम्टम्स थे। अर्ली स्टेज में क्या है, लेटर स्टेज में पेशेंट का धीरे धीरे करके क्या आएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका, हमने कॉजेज डिस्कस करे, आज के सिम्टम्स डिस्कस करे, उसके बाद में आता है आपका मैनेजमेंट क्या है कि भाई पार्किंसोनिज्म डिजीज़ के जो पेशेंट है उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। देखिए इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड नॉन क्यूरेबल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये आता है कि पार्किंसोनिज्म क्या रहता है, प्रोग्रेसिव नेचर का है ये डिजीज़। अगर इसका प्रॉपर टाइम से मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं करते, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, तो धीरे धीरे करके इसको स्पीड बढ़ता ही चला जाएगा। और बट ये रहता है कि हम इसको 100% क्योर नहीं कर सकते, उसकी जो स्पीड है प्रोग्रेशन का उसको हम लोग स्लो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। अब यहाँ पे क्या है, आपका मेडिकेशन रहता है, नर्सिंग केयर रहता है, फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन रहेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहेगा और स्पीच थेरेपी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या रहता है, हम लोग कुछ ड्रग्स, जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स पीडी में यूज़ होता है दैट इज़ आपका डोपामिन एगोनिस्ट है, दैट इज़ डोपामिन स्टिमुलेट करेगा डोपामिन को, ठीक है। कार्बिडोपा हो गया, लीवोडोपा हो गया, ये सारी ड्रग्स हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन में क्या रहेगा, फिजियोथेरेपी में उसके जो रिजिडिटी है, जो ट्रिमर्स है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, वो सारा हम लोग वहाँ पे उसका मैनेज करके रखते हैं वहाँ पे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या रहेगा, उसमें क्या है, उसके जो हैंड्स के जो ट्रिमर्स रहेंगे, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो रहता है वहाँ पे धीरे धीरे करके उसको रिहेबिलिटेशन के प्रोसीजर के थ्रू हम लोग धीरे धीरे उसको मैनेज करते हैं। स्पीच थेरेपी है, स्पीच में क्या रहेगा, कई बार पेशेंट को मसल वीकनेस की वजह से फेस के जो मसल्स है, टंग है, वो वीक होने की वजह से क्या रहता है, वो खाने को फीड, पानी है, खाना है, उसको स्वॉलोइंग में मतलब निगलने में प्रॉब्लम रहता है, तो दैट इज़ नॉट डिस्फीजिया बोला जाता है उसको, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो वहाँ पे उसको डिस्फीजिया हो जाता है, तो साइड से मुंह से पानी ड्रूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी खाएगा वो प्रॉपर उसको बाइट नहीं कर पाएगा, च्यू नहीं कर पाता है, हाइपोटोनिया हो जाएगा, स्पीच बहुत ही सॉफ्ट स्पीच हो जाएगी और स्लच स्पीच हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या रहते हैं, स्पीच थेरेपी लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था दैट इज़ पार्किंसोनिज्म डिजीज़। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, और फ्यूचर में हम लोग इस तरह के वीडियोस और लेके आएंगे। थैंक यू।